नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अमित रंजन एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल बीपीएससी जोन पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह है अंधेर नगरी का कथ्य। अंधेर नगरी से पूछे गए बीपीएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जब हम विश्लेषण करेंगे तो पाते हैं कि उससे मूल रूप से 3 प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। सारे सवाल मैंने यहाँ लिख दिए हैं, जिसमें प्रासंगिकता का सवाल जो है सबसे अधिक पूछा जाता है प्रत्यक्ष रूप से। ये 39वीं, 41वीं, 47वीं, जिसमें हमने पहले चर्चा भी की है, और घुमा फिरा कर जो शब्दावली में थोड़े बहुत फेर फार करके लेकिन भाव वही प्रासंगिकता वाला, तो 40वीं बीपीएससी में। दूसरा सवाल जो है इसकी रंगमंचीयता को लेकर होती है। रंगमंचीयता पर अगला वीडियो में, तीसरा वीडियो जो बनाऊंगा वो अंधेर नगरी की रंगमंचीयता पर बनाऊंगा। इससे जुड़ा हुआ एक और सवाल जो है वह है इसका कथ्य, कि अंधेर नगरी के कथ्य पर प्रकाश डालें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह अंधेर नगरी के कथ्य पर ही है, यानी हम लोग आज अंधेर नगरी के कथ्य पर प्रकाश करेंगे, डालेंगे, देखेंगे। बाकी ये सारे सवाल हैं ये जो पिछले प्रीवियस ईयर में आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं अंधेर नगरी का कथ्य। जैसा कि हम सभी जानते हैं अंधेर नगरी क्या है, एक प्रहसन है जिसकी रचना 1881 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक रात में, एक दिन में की थी। ऐसा कहा जाता है कि इसकी रचना उन्होंने डिमांड पर, मित्रों की डिमांड पर, मित्रों की मांग पर एक दिन में की थी। तो सवाल उठता है कि प्रहसन क्या है। तो प्रहसन रूपक का वह भेद है जिसमें कोई योगी, साधु, उच्च कुल का नायक एवं निम्न प्रकृति के पात्रों के मध्य हास प्रयास होता है, वैसी रचना को हम लोग प्रहसन कहते हैं। रूपक का वह भेद जिसमें नायक और निम्न प्रकृति के पात्र जो हैं आपस में उनमें परिहास चर्चा होती है, उसे प्रहसन कहते हैं। इस प्रहसन के भी 2 भेद हैं, शुद्ध प्रहसन और संकीर्ण प्रहसन। अब सवाल उठता है कि अपना अंधेर नगरी कौन से प्रहसन के किस भेद में आता है। तो हम लोग जब देखेंगे इसकी परिभाषा संकीर्ण प्रहसन की, तो इसमें क्या होता है कि निम्न श्रेणी के पात्रों के मध्य जो है आपस में हास परिहास होता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि अंधेर नगरी जो है निम्न श्रेणी का प्रहसन है। अब हम लोग इसके कथ्य पर आते हैं। इसका और प्रहसन का अंगिरस क्या होता है, हास्य रस है, जो कि इस प्रहसन का भी अंगिरस हास्य है। इसमें कुल मिलाकर लगभग 28 पात्र हैं और इसे 6 दृश्यों में, यद्यपि उसमें अंक लिखे हुए हैं लेकिन अंक एक ही है, 6 अलग अलग दृश्य हैं, तो 6 दृश्यों में इसे बांटा गया है। अब हम लोग एक एक करके दृश्य बाई दृश्य जो है इसके कथ्य पर विचार करेंगे, इसके कथ्य को देखेंगे। पहला दृश्य क्या है, जिसमें 3 प्रमुख पात्र हैं और स्थान है बाह्य प्रांत, मतलब किसी नगर का बाहरी भाग। 3 प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं, महंत जी हैं, उनके 2 शिष्य हैं गोवर्धन दास और नारायण दास। इस दृश्य में है महंत जो हैं अपने शिष्यों से बोलते हैं कि बच्चा जाओ, भिक्षा उक्षा कुछ मिले तो नारायण जी को भोग लगे, यही इसमें कोटेशन है। महंत जी बोलते हैं कि जाओ मतलब भिक्षा मांग कर लाओ, लेकिन भिक्षा मांगने के क्रम में वो अपने जो है चेलों को हिदायत भी देते हैं कि आप लोग लोभ नहीं कीजिएगा। वो कहते हैं लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत मान। इस तरह से वो उनको समझाते हैं कि जाओ भिक्षा मांग कर लाओ, लेकिन एक सीमित मात्रा में ही लाना, लोभ मत करना। तो ये दृश्य 1 का कथानक है। दृश्य 2 में कुल मिलाकर 10 पात्र हैं और स्थान कौन सा है, स्थान है बाजार। और यही वह दृश्य है जिसमें प्रासंगिकता के कई सारे तत्व भरे पड़े हैं। इसका दूसरा दृश्य और चौथा दृश्य जो है काफ़ी प्रसिद्ध है। दूसरा दृश्य बाजार और इसमें 10 पात्र हैं। इसमें 10 पात्रों में जो कौन कौन से हैं, ये बाजार में सामग्री बेचने वाले अलग अलग जो हैं विक्रेता हैं, जिसमें एक कबाब वाला है जो बोलता है कबाब लो कबाब। दूसरा हम लोग देखते हैं घासीराम है जो कि चना बेचता है, चना ले लो चना चोर गरम। और इसी में वह क्या कहता है, चना खावे तोकी मैना, बोले अच्छा बना चबेना, यानी तोकी मैना नामक प्रसिद्ध गणिकाओं का नाम लेकर वो अपने चना को बेचता है। घासीराम है इसमें। और इसमें वो यह भी बोलता है चना हकीम सब जो खाते सारा हिंद हजम कर जाते, चना पुलिस वाले खाते सब पर दूना टिकस लगाते। तो ये है, कुछ कम कोटेशन भी आपको देते चलना होगा कथ्य को बताने के लिए, तो वो मैं बताते जा रहा हूँ कि इसमें कबाब वाला है, अलग अलग 10 पात्र हैं, 9-10 पात्र हैं जो अपनी सामग्रियों को उसकी विशेषता बतलाते हुए बेच रहे होते हैं। और इसी क्रम में वह अपने पेशे, अपनी जाति से जुड़ी हुई क्या सीमाओं को भी दर्शाते चलते हैं। उस समय जो भारतीय समाज में जो विभिन्न पेशे थे उनसे जुड़ी हुई जो समस्याएं थी उसको दर्शाते हुए चलते हैं। तो हमने देखा कबाब वाला है, घासीराम जो है चना बेचने वाला है, महिलाओं का नाम ला लेकर अपनी चना बेचता है और बतलाता है कि चना खाने से क्या है, सब पर दूना टिकस हाकिम लोग लगाते हैं।
नारंगी वाली है, ये वही नारंगी वाली है जो कि व्यभिचार युक्त प्रेम की अभिव्यंजना करती है। मैं तो पिए के रंग में नारंगी, मैं तो भूली लेकर संगी। हलवाई है, यह हलवाई जो है क्या करता है, अपनी सामग्री को बेच रहा होता है और इस क्रम में जो है भारतीय समाज में विद्यमान जाति व्यवस्था के अंदर की उपजाति एवं उसके अंतर्गत की कई श्रेणियों के विषय में बतलाता है। इस प्रकार से भारतीय समाज के कई सारे टुकड़ों में बटा हुआ उसकी ओर दिखलाता है। इसका एक कोटेशन है, ऐसी कौम हलवाई जिसके 36 जात हैं भाई, ऐसे कुछ करके है एक कोटेशन। ऐसी जात हलवाई जिसके 36 कौम हैं भाई, यह कोटेशन है। हलवाई है। कुंजड़िन है, और ये कुंजड़िन जो अपनी सब्जी वगैरह जो बेचती है उसी क्रम में यह बोलती है, ले लो हिंदुस्तान का मेवा फूट और बैर, बैर व फूट। बेर और फूट अलग अलग फल है, लेकिन यहाँ पर जो है यह व्यंजना निकलती है कि भारत का मेवा क्या है। यहाँ पर आपस में लोगों में बैर है, प्रेम नहीं है, और फूट है, आपसी फूट है। पाचक वाला आता है जो कि चूरन को बेच रहा होता है, और इस क्रम में वो क्या बोलता है, महाजनों के विषय में बतलाता है कि महाजन हैं जो सबका जमा हजम कर जाते हैं। उसके बाद एडिटर के विषय में बोलता है कि ऐसे एडिटर लोग होते हैं जिनके पेट पचे नहीं बात, ऐसी एडिटर के विषय में। उसके बाद वो साहब के विषय में बताता है कि ऐसा चूरन जो हमारा खाते हैं साहब लोग, वो क्या है, पूरा का पूरा हिंद हजम कर जाते हैं। और पुलिस के विषय में बताते हैं कि पुलिस जो है करप्ट हैं और वो हमारा जो है चूरन को खाकर दुगनी रिश्वत तुरंत पचावे। इस तरह से इसमें चूरन पाचक वाला है जो कि अपनी सामग्री को बेच रहा होता है और इस क्रम में समाज के अलग अलग जो तबके हैं उनकी कमियों को उजागर कर रहा होता है। जात वाला है ब्राह्मण, उसमें लिखा हुआ है जो कि जात बेचता है, बोलता है टके के वास्ते हम अपनी जात बदल दें, कुल मर्यादा चेंज कर दें, हिंदू से क्रिस्तान हो जाए, हिंदू से क्रिश्चियन हो जाए। और इस तरह से वो बोलता है कि हम कुल मर्यादा सब त्याग कर अपनी जात को टके शेर में बेच सकते हैं। बनिया है जो कि अपनी सामग्री बेच रहा होता है, और मछली वाली होती है जो कि ये अब इसमें भी आपको व्यभिचार युक्त प्रेम की कहीं ना कहीं दर्शन इसमें मछली वाले के कथन में होते हैं। तो द्वितीय दृश्य का कथानक यह है कि इसमें यह बाजार का दृश्य है। कुल मिलाकर 10 पात्र हैं और इन सब के बीच गोवर्धन दास होता है। 10 पात्र हैं और वो जो अपनी अपनी सामग्री बेच रहे होते हैं। इन्हीं से जो है 7 पैसा जो गोवर्धन दास को मिलता है भिक्षा में, उस 7 पैसे से 3.5 सेर मिठाई लेकर जाता है गुरुजी के पास। और जब वो गुरुजी के पास जाता है तो अगला दृश्य होता है, और यह दृश्य है 3। और स्थान कौन सा है, जंगल, वही बाह्य प्रांत जहाँ पर शुरू में ये लोग टिके थे, तो जंगल है। और गोवर्धन दास बतलाता है कि गुरुजी ऐसा जगह है यहाँ पर तो सब कुछ टके शेर मिलता है, टके शेर भाजी टके शेर खा जाए, अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खा जाए, यहाँ पर यह स्थिति है। सारी बात सुनकर जो है महंत जी जो हैं वो क्या बोलते हैं कि इस राज्य को छोड़ दो, यहाँ रहने में भलाई नहीं है, यहाँ रहने में कोई निदान नहीं है। वो कहते हैं सेत सेत सम एक से जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश न कीजिए। और उसके बाद एक और पंक्ति है कि मतलब ऐसे देश में कभी नहीं वास करना चाहिए, यद्यपि कि वहाँ सोने की भी वर्षा क्यों न हो। और यह कहकर वह अपने चेलों को कहते हैं कि चेला जी लोग चलिए। यह तीसरे दृश्य का कथानक है। गोवर्धन दास लोभ के वशीभूत होकर, और जो है आलस्य के कह सकते हैं वशीभूत होकर, यहीं टिकने का निर्णय ले लेता है। गुरु कहते हैं कि बेटा पछताओगे, वो कहता है आपके आशीर्वाद से गुरु जी कुछ नहीं होगा, बाकी जगह तो दिन भर हम लोग भीख मांगते हैं, कुछ नहीं मिलता है, बाजे बाजे तो भूखे रहना पड़ता है। ये जो शब्द मैं यूज कर रहा हूँ कोटेशन बीच बीच में, वो उस अंधेर नगरी में ये दिया हुआ है जिसको कि आप लिख सकते हैं। तो कहता है महंत की पछताओगे, बोलता है आपके आशीर्वाद से कुछ नहीं होगा। महंत चले जाते हैं और क्या है वो उनका एक शिष्य नारायण दास चला जाता है और गोवर्धन दास यहीं रह जाता है। चौथा दृश्य जो है यह भी काफ़ी प्रसिद्ध दृश्य है। यह राजसभा का दृश्य है और इसी में न्याय व्यवस्था की पोल खोली गई है। राजसभा का जो दृश्य है इसका जो पूर्वार्ध है, शुरुआती जो कथन है वो राजा की चारित्रिक विशेषता को दर्शाते हैं। राजा है, राजगद्दी पर पड़ा हुआ है, शराब पीकर, एक नौकर उसको और शराब दे रहा है, पीनक के नशे में झूम रहा है और वो शराब पे शराब उड़े ले जा रहा है। उससे कहला उसका नौकर बोलता है तमोली की पान खाइए, तो चौंक के उठ जाता है कि सुर्पनखा ही है। कहने का मतलब है कि वो पीनक में रहता है और फिर वो मंत्री से बोलता है कि देखो ये बार बार हमको कह के परेशान कर रहा है, सुर्पनखा का नाम ले लेकर। तो इस जो शुरुआती जो पंक्तियां हैं 10-15 जो आपसी संवाद हैं, इससे राजा की चारित्रिक विशेषताएं उजागर होती हैं। और इसका कथानक अथवा कथ्य क्या है, इसमें क्या है कि स्थान राज्यसभा है और पात्र कुल मिला जुलाकर 11 हैं। इसमें स्थिति यह है कि एक फरियादी राज दरबार में आता है
जिसकी बकरी कल्लू बनिया के दीवार के गिरने से मर गई थी। तो फरियादी आता है राजा के पास। राजा बोलता है जाओ उस कल्लू बनिया की दीवार को पकड़ कर ले आओ। ठीक है, कल्लू बनिया की दीवार को पकड़ कर ले आओ। लोग बोलते हैं कि कल्लू बनिया के दीवार को लाया नहीं जा सकता है। उसका मंत्री बोलता है, तो बोलता है उसका कोई सगा संबंधी कुछ भी हो, दूर का रिश्तेदार है, उसको पकड़ के लाओ। तो बोलते हैं ये उसके मंत्री लोग यह संभव नहीं है। तब राजा बोलता है कल्लू बनिया को ले आओ। कल्लू बनिया आता है, ये देखिए मैंने इस तरह से सजा दिया है जिससे कि याद रहेगा। कल्लू बनिया आता है, वो बोलता है कि मेरा कोई दोष नहीं है, ये तो कारीगर का दोष है, उसने गलत जो है क्या किया था, दीवार कमज़ोर बनाई थी, दीवार गिरी, बकरी मरी। इसी तरह का उसमें कोटेशन, इसी तरह के कथन आते हैं। तो राजा बोलता है कल्लू बनिया को छोड़ो, जाओ उस कारीगर को पकड़ कर लाओ। कारीगर क्या बोलता है कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, चूने वाले का दोष है। चूने वाले ने ऐसा बोदा चूना बनाया कि दीवार कमज़ोर बन गई। चूने वाले को बुलाया जाता है। ये क्या कहता है कि भिस्ती ने पानी ज़्यादा डाल दिया था चूने में, चूना कमज़ोर हो गया, इसमें मेरा क्या दोष। चूने वाले को छोड़कर भिस्ती को पकड़ा जाता है। भिस्ती आता है, वो क्या बोलता है कि इसमें मेरा भी कोई दोष नहीं है कि हम पानी ज़्यादा डाल दिए। कसाई ने मशक बहुत बड़ी बनाई थी जिससे पानी उड़ेला जाता है, इस वजह से पानी ज़्यादा चला गया। चूने वाले को छोड़कर कसाई को पकड़ा जाता है। कसाई बोलता है मेरा कोई दोष नहीं है, मशक क्यों बड़ा हुआ, जो चमड़े का मशक बना था वो चमड़ा जो है मैंने भेड़ का बनाया था, और वो भेड़ जो है मैंने गडेरिया से लिया था। गडेरिया ने टके शेर में इतनी बड़ी भेड़ बेच दी कि वो क्या है, बड़ा सा मशक बन गया। तो इसको भी छोड़ दिया जाता है, गडेरिया को बुलाया जाता है। गडेरिया आता है और वो बोलता है कि महाराज मेरा भी कोई कसूर नहीं है, कसूर जो है कोतवाल साहब का है। कैसे, देखिए जिसको सज़ा देना है फिर घूम फिर के उसी पर आ जाते हैं कि इसी का कसूर है, जो लोगों को सज़ा देता है। बोलता है कोतवाल साहब की इसलिए दोष है कि उन्होंने ही बड़े धूमधाम से जो है इतनी सवारी निकाली कि मुझे उस समय ख्याल ही नहीं रहा और मैंने बड़ा भेड़ बेच दिया। राजा हुक्म देता है कि जाओ कोतवाल को फांसी दे दो, इसको छोड़ देता है। तो इसके पहले और भी जब बात हो, इसी बीच मंत्री वहाँ होता है, वो सोच रहा होता है कि ये पागल राजा जो है ऐसा ना हो कि पूरे शहर को फांसी पर चढ़ा दे, इसलिए वो बात को बदलता है और फिर बात होती है कोतवाल को फांसी दी जाए। अगला दृश्य है दृश्य 5। स्थान जंगल है। इसमें फिर 2 नए पात्र, जब मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि 2 हैं या 3 हैं, तो दरअसल इसमें 3 पात्र हैं, लेकिन पात्र 2 पात्र हैं, यानी 2 नए पात्र आते हैं, प्यादा 1 प्यादा 2। इसमें क्या होता है कि गोवर्धन को फांसी देने की बात की जाती है 5वें दृश्य में, और ऐसा इसलिए किया जाता है कि कोतवाल को फांसी देने का हुक्म हुआ था, पिछले दृश्य में हमने देखा। और उसमें क्या होता है कि जब कोतवाल को फांसी के फंदे पर ले जाया जाता है तो फांसी का जो फंदा बना हुआ है, देखिए क्या व्यंग है, इसमें व्यंग प्रधान रचना है कि यह भी सवाल आया हुआ है, तो आपको इसमें दिखाना होगा। अगर इस तरह के सवाल आए तो इन्हीं सब उदाहरणों के साथ क्या व्यंग है कि वो जो कोतवाल के लिए जो मतलब वो फांसी का फंदा तैयार था, वो कोतवाल के गर्दन की दृष्टि से बड़ा हो जाता है। क्यों बड़ा हो जाता है? क्योंकि वो किसी मोटे व्यक्ति के गर्दन के हिसाब से बना था, और वो राजा ऐसा था, वो राज्य ऐसा था कि फांसी के डर से कोई मोटा ही नहीं होता था। तो कोतवाल के लिए कि गर्दन के लिए वो फंदा छोटा पड़ गया। उस पूरे राज्य में सिर्फ एक ही व्यक्ति था जो मोटा था, खा खा कर मोटियाया हुआ था। वो कौन सा था? गोवर्धन दास था, जो टके शहर में खूब माल उड़ाता था, खूब पूरी चावता था, खूब हलवा पूड़ी खाता था, खूब मिठाई खाता था। और इसी दृश्य में है जो है गोवर्धन, इस दृश्य की शुरुआत कैसे होती है? गोवर्धन दास गाना गाते हुए आता है, अंधेर नगरी चौपट राजा टकेसर भाजी टकेसर खाजा से। और इसी में और भी आगे काफ़ी कुछ है कि मतलब कि जो, और इसमें भी प्रासंगिकता के, इसके गाने में भी तत्व, आप जब इस गाने को पढ़ेंगे तो प्रासंगिकता के तत्व नजर आते हैं। जब वो गाना गा रहा होता है तो 2 प्यादे आते हैं, इसको पकड़ कर ले जाते हैं कि आपको फांसी दी जाएगी। क्यों? क्योंकि जो है आपका गर्दन जो है उसके नाप का है। ये रोने लगता है गोवर्धन दास और बोलता है कि नाहक ही तुम मजाक कर रहे हो फकीर से। प्यादे बोलते हैं चलिए अब सर नमो नारायण कीजिए, मजाक हो रहा है कि नहीं, ये फांसी के फंदे पर आपको पता चलेगा। फिर ये रोते हुए अपने गुरुजी को याद करता है। छठा दृश्य और अंतिम दृश्य जो इसका है, जिसको अंक कहा गया है अलग अलग, इसका छठा दृश्य जो है वह है शमशान का दृश्य है, जहाँ की तख्ती है, फांसी पर चढ़ाया जाना है। उसी बीच इसके गुरु जो हैं महंत जी अपने चेले के साथ प्रकट हो जाते हैं। महंत उसको समझा रहे होते हैं कि देखो हम तुमको बोले थे ना जी कि यहाँ से चलो, ये सही नहीं है। तो गोवर्धन दास उनके चरणों में गिर जाता है, बोलता है हाँ गुरु, मैंने आपकी बात मानी नहीं। तो फिर क्या है कि उसको बचाने के लिए महंत जी एक उपाय करते हैं, बोलते हैं हम जैसा कहे वैसा ही तुम करना। उसको कोने में ले जाके उसके कान में कुछ कहते हैं। इसी बीच उन 2 प्यादों को महंत जी हड़काते हैं कि देखो हमको इससे बात कर लेने दो, अगर नहीं करने दोगे तो श्राप दे दूंगा। तो महंत जी को बात करने दिया जाता है और उस तब वह बात करके वापस दोनों आते हैं तो आपस में लड़ने लगते हैं
कि जो गोवर्धन दास बोलता है नहीं नहीं गुरुजी हम फांसी पर चढ़ेंगे, महंत बोलते हैं देखो बच्चा तुमको इतना समझाए फांसी पर हम चढ़ेंगे। तो फांसी पर चढ़ने के लिए दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। फांसी किसी को दी ही नहीं जाती है। जो प्यादे होते हैं वो दौड़ कर राजा के पास जाते हैं कि देखिए हुजूर ऐसी विचित्र स्थिति पैदा हो गई है। राजा मंत्री समेत जो है कोतवाल समेत वहाँ आता है, देखता है सही में लड़ रहे हैं। कारण पूछा जाता है तो गोवर्धन दास जो है आपस में उस समय लड़ते हुए कहते हैं गोवर्धन दास महंत से कि देखिए महंत जी आप तो बहुत पहुँचे हुए लोग हैं, आप तो सशरीर भी कहीं जा सकते हैं, ठीक है हमको जाने दीजिए, पहले फांसी चढ़ने दीजिए। कारण पूछा जाता है तो महंत बोलता है कि अभी ऐसी साइत है, यानी अभी ऐसा संयोग बना हुआ है कि इस वक्त जो भी फांसी पर चढ़ेगा वो सीधे वैकुंठ जाएगा। तो कोतवाल मंत्री और सब बाकी लोग भी लड़ने लगते हैं कि हम फांसी पर चढ़ेंगे, हम फांसी पर चढ़ेंगे। तो राजा बोलता है कि अच्छा, राजा कह रहे थे तुम लोग कैसे फांसी पर चढ़ जाओगे, और राजा खुद जो है फांसी पर झूल जाता है। और इस प्रकार से इस जो है प्रहसन का सुखांत अंत होता है। जैसे ही राजा उसमें फांसी पर झूलता है, जनता कहीं ना कहीं उत्साह की मुद्रा में आ जाती है, प्रहसन समाप्त हो जाता है। तो यह जो था अंधेर नगरी प्रहसन का क्या था, आपको कथ्य अथवा कथानक था। तो आपसे जब पूछा जाएगा तो आप चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं या पूरे कथानक के रूप में, एक कहानी के रूप में लिख सकते हैं। दृश्यों में टुकड़ों में तोड़ कर लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो यह था अंधेर नगरी का कथ्य। और आगे की वीडियोज़ में मैं आपको चर्चा करूंगा इसकी रंगमंच परिकल्पना। तो आई होप ये वीडियो आपको कुछ पसंद आया होगा, आपके कॉन्सेप्ट को इसने कुछ क्लियर किया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों को दिखलाइए, क्योंकि मैं ठीक ठाक मेहनत करता हूँ, समय थोड़ा लगता है, तो अगर उसके पारितोषिक या पारिश्रमिक मिले, मतलब लोगों का प्यार मिले तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने मित्रों को दिखलाइए, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।